वेलकम स्टूडेंट्स। मैं कुशागर सिंह नेगी। आज हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की बुक का जो टॉपिक है फैक्टर प्राइसिंग, उसकी मीनिंग और उसके नीड क्यों है उसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कौन कौन से हमारे मेन फैक्टर हैं। सबसे पहले तो एंटरप्रेन्योरशिप हमारा फैक्टर है। कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी हमारे को, दूसरा फैक्टर। तीसरा हम लैंड ले सकते हैं और चौथा लेबर। ये चार हमारे फैक्टर हैं। सबसे पहले अब इन फैक्टर में रिवॉर्ड क्या मिलेगा हमारे को। इन फैक्टर का रिवॉर्ड है एंटरप्रेन्योरशिप है। एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग ये होता है कि कोई भी पर्सन है जो बिजनेस करने को तैयार है और बिजनेस में पैसा कमाने के लिए रिस्क लेने को भी वो पूरी तरह तैयार है। ठीक है। और कैपिटल के अंदर, कैपिटल में क्या है, कैपिटल में हम क्या रिवॉर्ड देते हैं, इंटरेस्ट। लैंड में रेंट, लेबर में वेजेस। अब कैपिटल में इंटरेस्ट कैसे देंगे। कैपिटल दो तरीके से हमको मिल सकती है। या तो मेरे पास खुद की कैपिटल हो, मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकूं। दूसरा ये कि या तो मैं पैसे कहीं से उधार पे, बैंक से ले लिए या किसी इंस्टीट्यूशन से मैंने उधार पे पैसे ले लिए। लैंड मेरी भी हो सकती है, नहीं तो मेरे को लैंड परचेस करनी पड़ेगी, नहीं तो मेरे को रेंट पे देनी पड़ेगी, रेंट पे लेनी पड़ेगी, तो हमें रेंट उसका चुकाना पड़ेगा। तो ये उसका रिवॉर्ड है। लेबर फ्री में तो काम करेगा नहीं, उसको भी हमें वेजेस पे करनी पड़ेगी, तो लेबर का रिवॉर्ड रहता है वेजेस। अब फैक्टर प्राइसिंग के अंदर क्या रहता है, फैक्टर की प्राइस करना, यानी उनका क्या प्राइस है वो डिटरमाइन करना होता है। एंटरप्रेन्योरशिप में कितना उसको प्रॉफिट मिलेगा पहले से डिसाइड रहता है कि मेरा कम से कम इतना प्रॉफिट तो होना चाहिए। अब मैंने कैपिटल इतनी लगाई है तो कैपिटल कितने रेट पे मेरे को पे करनी है, कि मैं कितना बियर कर सकता हूँ, 5%, 7% या 10% इंटरेस्ट कि उसका पे कर दूंगा। लैंड है, लैंड का मेरे को रेंट पे करना पड़ेगा। तो ये सब की प्राइसिंग करना, इन सबको कितना प्राइस पेड करना है वो फैक्टर प्राइसिंग के अंदर हम पढ़ते हैं। अब आप समझो, बैक स्क्रीन में चलते हैं अपने। इसके अंदर ये एंटरप्रेन्योर है। सबसे पहला फैक्टर मान के चलो आप, अगर हम में एंटरप्रेन्योरशिप ही नहीं होगी तो हम बिजनेस नहीं स्टार्ट कर पाएंगे। सबसे पहली बात तो ये फैक्टर होना सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है, पहला फैक्टर आ गया मेरा। अब मेरे को एप्पल का कल्टीवेशन करना है, जैसा इसके अंदर दिखाया गया। एप्पल के कल्टीवेशन के लिए मेरे को क्या ज़रूरत है, सबसे पहले तो कि मेरे में बिजनेस करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, कि मैं बिजनेस कर सकता हूँ, ये मेरी मेंटलिटी होनी चाहिए। यानी मेरे को एंटरप्रेन्योर बनना जरूरी है, पहला फैक्टर। अब दूसरा फैक्टर मेरा है कैपिटल। ठीक है, कैपिटल मेरे पास खुद की भी हो सकती है या फिर मेरे को कहीं से उसको उधार पे लेना पड़ेगा। तो दूसरा फैक्टर आ गया मेरा। अब कैपिटल मैं दूसरी ले तो लूँगा, लेकिन उसकी प्राइसिंग भी तो है ना, उसका प्राइस भी तो मेरे को देना पड़ेगा कुछ ना कुछ, तभी तो मैं कैपिटल यूज कर पाऊंगा। तो वो प्राइसिंग होता है इंटरेस्ट। तो वो कौन डिसाइड करेगा, प्रोड्यूसर डिसाइड करेगा कि मेरे को कितना इंटरेस्ट पे करूंगा मैं इस कैपिटल पे। कोई मेरे को दे रहा होगा 10%, 9%, 8%, तो वो देखेगा कि कम से कम मैं इंटरेस्ट पे कर पाऊँ। अगर मेरे पास कैपिटल नहीं है खुद की, जो मैं लोन दे रहा हूँ, तो मेरे को मिनिमम रेट पे वो लोन मिल जाए। तो जो मैं लोन चुका रहा हूँ वो क्या है, उस फैक्टर की प्राइसिंग है। लोन का जो इंटरेस्ट है वो फैक्टर की प्राइसिंग है, कि मेरे को कितना उसका प्राइस पेड करना है उस कैपिटल का। फिर आता है लैंड। अब लैंड मेरे को या तो रेंट पे लेनी पड़ेगी या मेरे पास खुद की है तो अच्छी बात है। अगर मेरी खुद की रेंट लैंड नहीं है तो मुझे उसे
रेंट पे लेना पड़ेगा या परचेज करनी पड़ेगी। परचेज करना पड़ेगी तो उसका भी कोई प्राइस मेरे को डिटरमाइन करना पड़ेगा कि मेरे को कितने प्राइस पे लैंड लेनी है या मैं कितना अफोर्ड कर सकता हूँ, वो भी एक फैक्टर प्राइसिंग, यानी ये लैंड की फैक्टर प्राइसिंग। फिर अगर मैंने लैंड परचेज नहीं की तो मेरे को रेंट पे लेनी पड़ेगी, तो मेरे को हर मंथ या ईयरली जो भी है टर्म्स एंड कंडीशंस, उस पर मेरे को रेंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हुआ लैंड की रेंट पेड करने की वैल्यू, कि मेरे को कितना रेंट पे करना है, ये भी एक डिटर्मिनेशन हुआ फैक्टर का। फिर है लेबर। अब मैं एप्पल का कल्टीवेशन तो स्टार्ट कर रहा हूँ, लेबर होना तो जरूरी है, मैं खुद अकेला तो काम नहीं कर सकता इतनी बड़ी लैंड पे, मेरे को लेबर चाहिए, लेबर भी फैक्टर है। और लेबर को क्या पेड करनी पड़ती है, वेजेस, तो वेजेस भी मेरे को ही डिसाइड करनी है कि मैं कितना वेजेस इनको दे पाऊँ। वो प्राइसिंग कौन करेगा, प्रोड्यूसर डिसाइड करेगा कि मुझे कितना इसको प्राइस पेड करना है। तो इन चारों फैक्टर का जो मैं प्राइस पेड करूंगा, कौन पेड करेगा, प्रोड्यूसर। आप इस टाइम स्टूडेंट बन के देख रहे हो, स्टूडेंट मत बनो, अपने आप को आप ये समझो मैं एक बिजनेसमैन हूँ या एक एंटरप्रेन्योरशिप हूँ, उस हिसाब से मेरे को इन सबको कितना कितना अमाउंट पेड करना है वो सब डिसाइड करना है किसमें, फैक्टर प्राइसिंग। तो ओवरऑल फैक्टर प्राइसिंग का मीनिंग क्या आता है, फैक्टर प्राइसिंग है, इसको डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी भी बोलते हैं। इसके अंदर प्रोड्यूसर क्या करता है कि सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इन सब का प्राइस पेड करता है। ठीक है, फैक्टर प्राइसिंग डील्स विद द प्राइस पेड बाय प्रोड्यूसर फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड रिसीव्ड बाय द सेलर ऑफ फैक्टर सर्विसेज। यानी कि रिसीव किसके द्वारा किया जाता है, यानी लेबर रेंट रिसीव करेगा, जिसकी लैंड उसने उधार पे ली होगी वो क्या रिसीव करेगा, लैंड का रेंट। तो बेसिकली फैक्टर प्राइसिंग के अंदर प्रोड्यूसर द्वारा इन सब फैक्टर, अपने जितने भी प्रोडक्शन है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के फैक्टर हैं, उन सब का प्राइस डिटरमाइन करके उनको पेड किया जाता है, वो है फैक्टर प्राइसिंग की थ्योरी। इसकी डेफिनेशन में है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, वेज कितनी पेड करनी है, इंटरेस्ट रेट क्या है, रेंट क्या है और प्रॉफिट क्या है, ये सारी इसके अंदर डिटरमाइन होती है। अब फैक्टर प्राइसिंग दो तरह से होती है, एक डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी है इसकी, एक फंक्शनल है और एक पर्सनल थ्योरी है फैक्टर ऑफ प्राइसिंग की। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो हमारी नेशनल इनकम है उसका डिस्ट्रीब्यूशन सभी फैक्टरों में किया जाता है, कि लैंड को कितना पार्ट देना है, कैपिटल का कितना पार्ट है नेशनल इनकम के अंदर, एंटरप्रेन्योरशिप का कितना पार्ट है और लेबर का कितना पार्ट है। इस हिसाब से नेशनल इनकम के अंदर इन सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन है फंक्शनल, जिसके अंदर जिसमें प्रोडक्शन से रिलेटेड रेम्युनरेशन पेड किया जाता है इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को। ये अपना फैक्टर प्राइसिंग का मीनिंग है। आपका मीनिंग बिल्कुल इजी है इसका, आप मीनिंग तब तक नहीं समझोगे, रट्टा मारोगे तो ऐसे समझ नहीं आएगा। आप खुद अपने आप को प्रोड्यूसर समझो या बिजनेसमैन समझो, यानी आप सबको एक लेबर लेनी है और एक लैंड लेना है, ऑफिस बनाना है, अपना गोडाउन बनाओगे जहाँ पे अपना माल स्टोरेज रखोगे, तो सबका प्राइस पेड करना पड़ेगा ना प्रोड्यूसर को। तो वही फैक्टर प्राइसिंग है, यानी जितने भी फैक्टर प्रोडक्शन है उन सबका प्राइस डिटरमाइन करके उनको पेड करना है, इस फैक्टर प्राइसिंग थ्योरी। अब इस थ्योरी की हमें जरूरत क्यों है, फैक्टर प्राइसिंग की जरूरत हमें क्यों है। फैक्टर प्राइसिंग में क्या रहता है, इसके अंदर भी जो प्राइस डिसाइड होता है इन सब भी, लेबर का,
कैपिटल का, लैंड का या एंटरप्रेन्योरशिप का, इन सब का भी डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर ही प्राइस डिसाइड होता है। सेम वैसे ही जो हमारा प्राइस की थ्योरी यानी कमोडिटी जो हम पहले पढ़ चुके हैं इनसे पहले, उसमें भी डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर ही प्राइस डिसाइड होते थे। किसी प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड होगा, उसकी डिमांड एंड सप्लाई पे। तो सेम वही थ्योरी फैक्टर पे क्यों नहीं होती कि डिमांड एंड सप्लाई पे ही इसकी प्राइस डिसाइड होनी चाहिए। यानी जिस हिसाब से हम कमोडिटी का प्राइस डिसाइड करते हैं उस हिसाब से इनका प्राइस भी डिसाइड कर देना चाहिए। कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें फैक्टर में और कमोडिटीज में इन दोनों की डिमांड एंड सप्लाई का जो नेचर, इन दोनों का जो नेचर है वो अलग अलग है। दोनों का नेचर, इसकी डिमांड का अलग नेचर है और जो हमारे कमोडिटीज़ हैं उनकी डिमांड एंड सप्लाईज का अलग नेचर है। वो कैसे है आगे हम पढ़ते हैं। यानी इन दोनों के अंदर डिमांड एंड सप्लाईज में काफ़ी चेंजेस हैं। उनके जो मेन 3 है इम्पोर्टेंट जो चेंजेस डिफरेंसेस हैं इन दोनों के बीच में, द डिफरेंसेस इन नेचर ऑफ डिमांड एंड सप्लाईज आर एज फॉलो। सबसे पहला जो इन दोनों के नेचर में डिफरेंसेस है वो है डिराइव्ड डिमांड का। डिराइव्ड डिमांड बोलते हैं हिंदी में हमने इसको लिए तो व्युत्पन्न डिमांड बोलते हैं, यानी कि जो अपने आप उत्पन्न नहीं हो रही, किसी और के कारण इसकी डिमांड हो रही है। डिराइव्ड डिमांड यानी उसकी खुद की कोई डिमांड नहीं कर रहा, अगर कोई और किसी चीज की डिमांड करेगा तब जाके इसकी डिमांड होगी, वो होती है डिराइव्ड डिमांड। ठीक है। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो डिमांड है वो डिराइव्ड डिमांड है। कैसे डिमांड है डिराइव्ड? अब कोई कमोडिटी है, इसकी डिमांड है ना प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगी। हमारा प्रोडक्ट था एप्पल, अगर हम एप्पल की डिमांड करेंगे, हम एप्पल की डिमांड यानी कंज्यूमर या इंडिविजुअल या पब्लिक, तीनों आप मानो आप कि तीनों में से कोई भी है, तीनों ही एप्पल की डिमांड करेंगे, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्रोड्यूसर फैक्टर की डिमांड करेगा। किस पे डिपेंड हुई वो डिमांड? एप्पल पे। यानी कंज्यूमर ने एप्पल की डिमांड की, उसी बेस पे प्रोड्यूसर है वो किसकी डिमांड कर रहा है? फैक्टर्स की, यानी लेबर की, लैंड की, और लैंड चाहिए उसको, और कैपिटल की, तभी डिमांड होगी ना। अगर एप्पल की डिमांड होगी तभी इनकी डिमांड होगी। अगर हम एप्पल की डिमांड नहीं करेंगे तो फैक्टर की डिमांड करेगा ही नहीं प्रोड्यूसर, तो ऑटोमेटिकली डिमांड क्या हुई? डिराइव डिमांड है। किसके ऊपर डिमांड डिपेंड है? कमोडिटी की डिमांड के ऊपर। कमोडिटी की डिमांड के ऊपर इसकी डिमांड डिपेंड है, तो ये हमारी डिराइव डिमांड। सेकंड अपना आता है जॉइंट डिमांड। जॉइंट डिमांड मतलब में इसके अंदर किसी एक ही फैक्टर की डिमांड नहीं होगी। जैसे हमको तो एप्पल चाहिए, लेकिन जो प्रोड्यूसर है वो एक फैक्टर की डिमांड नहीं करेगा, वो 2 या 3 फैक्टर की डिमांड करेगा, तब जाके एप्पल बनेगा। यानी जब 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट उसको चाहिए, फैक्टर चाहिए किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो वो जॉइंट डिमांड हुई। हमें तो एक ही प्रोडक्ट चाहिए, क्या चाहिए? एप्पल। अब एप्पल की हम डिमांड करेंगे तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्रोड्यूसर डिमांड करेगा लेबर की। अब लेबर अकेला तो करेगा नहीं काम, लेबर के साथ क्या होना चाहिए? लैंड होगी और कैपिटल भी देनी पड़ेगी, कैपिटल हमारे को लगानी पड़ेगी, तो तीनों के तीनों हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आ जाएंगे। ये तीनों मिलके ही एप्पल बनाएंगे। चौथा एंटरप्रेन्योरशिप जो वो खुद है। ठीक है, तो इन सब की डिमांड क्या है? जॉइंट डिमांड। एक की डिमांड नहीं कर सकते, यानी एक लेबर लगा दिया, सिर्फ लेबर लगाया, ऐसा नहीं होगा। लेबर के साथ कैपिटल भी लगानी पड़ेगी, लेबर को कैपिटल देनी पड़ेगी ना, यानी कैपिटल मैं दूंगा उसको एज ए सैलरी, वेजेस। तो ये डिमांड क्या है? जॉइंट डिमांड। किसकी? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड क्या है? जॉइंट डिमांड है और डिराइव्ड डिमांड है। थर्ड है
और जो इम्पोर्टेंट भी है डिपेंडेबिलिटी, यानी इनकी डिमांड किस पे डिपेंड है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड डिपेंड करती है उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पे। फैक्टर्स की डिमांड जो है, फैक्टर की डिमांड है वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड करती है, जबकि कमोडिटी की डिमांड क्या होती है, उनकी मार्जिनल यूटिलिटी पे डिपेंड करती है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, ये दो वर्ड हैं, वो मेरे हिसाब से आपके लिए नए लग रहे होंगे, कईयों ने पढ़ा भी होगा, कई बच्चों को आता भी होता है, लेकिन हम ये दोनों डिटेल में बताते हैं। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होती है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है कि कोई भी हम एक्स्ट्रा यूनिट, एक एक्स्ट्रा यूनिट हम किसी फैक्टर की लगाएं और उससे हमें कितना एक्स्ट्रा आउटपुट मिला है, वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बताता है। किसी एक फैक्टर के कारण एक फैक्टर को एक्स्ट्रा हम लगा दें और उससे हमें कितना एक्स्ट्रा गेन हुआ है, वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी में बताया जाता है। जैसे, लेकिन इसके अंदर एक फैक्टर को हमें फ्लेक्सिबल रखना होगा, बाकी सारे फैक्टर उनको कांस्टेंट रखना होगा। ठीक है, जैसे नीचे एग्जांपल में ही है कि लैंड कितनी है, 5 एकड़ है। लैंड हमारी सभी में 5 एकड़ ही है, लेकिन लेबर क्या कर रहे हैं हम, फर्स्ट में एक यूनिट, एक लेबर लगाई, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, यानी 13 लेबर मैं लगा रहा हूँ। उससे हमारे को कितनी प्रोडक्शन हो रहा है, एक लेबर लगाया 50 मेरा प्रोडक्शन हो रहा है, टोटल प्रोडक्शन है ये। फिर 110, 2 में, 3 में 180। मार्जिनल क्या होता है, एक एक्स्ट्रा से हमें कितना एक्स्ट्रा गेन हुआ, यानी एक था तब कितना हुआ 50 और एक ने 85 किया, लेकिन एक से 2 हुआ, यानी एक एक्स्ट्रा लगाया और एक्स्ट्रा में कितना गेन हुआ 60। ये क्या है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। 2 से 3 आया, 3 से यहाँ पे कितना हुआ 110 से 180, तो 70 का हमें गेन हुआ। ऐसे चलते चलते हमें देखो 10, जैसे ही हमने 10 लेबर लगाए तो कितना गेन हुआ, यानी 10 मेरे को गेन हुआ, लेकिन 11वां लेबर जैसे ही मैंने लगाया वहां क्या हो गया, 0, यानी मेरी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 10 लेबर के बाद 0 है। तो मैं कितने लेबर लगाऊंगा, 10 लेबर ही लगाऊंगा। यानी लेबर की डिमांड, यानी फैक्टर की डिमांड कब तक होगी, जब तक उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कब तक है, 10 तक है। 11वां लेबर लगाने का कोई फायदा ही नहीं है, क्यों, प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 0, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन तो कुछ हो ही नहीं रहा। यानी 10 लेबर लगा रहा है तो भी 560 है, 11 लेबर लगा रहा है तो भी 560 है, तो कोई गेन हमें हुआ ही नहीं। तो फिर जो प्रोड्यूसर है वो कितने लेबर लगाएगा, 10, और 11वां लेबर क्या होगा, 11वां लेबर वो नहीं लगाएगा, और 10वां लेबर जो लास्ट लेबर है उसे हम मार्जिनल लेबर भी बोलेंगे, मार्जिनल लेबर। ये होगा हमारा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। जैसे एक यूनिट हमने एक्स्ट्रा बढ़ाई फैक्टर की, उससे हमें कितना गेन मिल रहा है, कितना आउटपुट हो रहा है। अब आप ये सामने कर्व है जो हमारा डायग्राम है, उसके अंदर एमपी कर्व यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व देखो किस हिसाब से जा रहा है। यहाँ से स्टार्ट हुआ, पहले ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और एकदम से एक पॉइंट के बाद नीचे जाने लगा। एक पॉइंट के बाद ये नीचे जाने लग गया। ये लास्ट पॉइंट जो हमारा क्या है, ये क्या पॉइंट है, ये यानी कि हमारा 10वां लेबर है, 10 लेबर तक है इतना। ये लेबर आ गया मेरा 11वां, ये 11वां लेबर मेरा आ गया। अब है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी थी, जैसे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी में एक एक्स्ट्रा फैक्टर लगाने से हमें जो प्रोडक्शन हो रहा था वो हमारे को बताता है, वैसी मार्जिनल यूटिलिटी बताता है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से हमें जो बेनिफिट मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं उसको। यानी एक एक्स्ट्रा चीज और मैंने खाई, यानी पहले मैंने एक चीज खाई, उसके बाद दूसरी क्वांटिटी उसकी ली, तो उससे मुझे कितना गेन हुआ एडिशनल, वो मार्जिनल यूटिलिटी में बताया जाता है। उसका मीनिंग मार्जिनल यूटिलिटी है।
जैसे एग्जांपल में अपना दे सकते हैं कि एक एप्पल मैंने खाया तो यूटिलिटी मेरे को मिली 20, यहाँ लिखा हुआ 20, एक एप्पल से 20 की यूटिलिटी मिली और मार्जिनल यूटिलिटी भी 20 ही है स्टार्टिंग में। जैसे एक एक्स्ट्रा यूनिट बढ़ी 1 से 2 ही, तो ये कितना टोटल यूटिलिटी 20 से 35, 20 से 35 35 लिखा हुआ ये, ठीक है, 20 से 35 हुआ। और मार्जिनल यूटिलिटी कितनी बढ़ी, ओनली 15, ऐसे नहीं 20 में से इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो कितना आएगा 15 आएगा, तो 15 मेरे को क्या मिली मार्जिनल यूटिलिटी। एक एक्स्ट्रा यूनिट एप्पल की मेरे को खाने से 15 यूनिट और मार्जिनल यूटिलिटी मिली। फिर एक एक्स्ट्रा यूनिट और खाई मैंने 2 से 3, तो टोटल यूटिलिटी 45 होगी और मेरे को 10 मिली मार्जिनल यूटिलिटी, एक एक्स्ट्रा और बढ़ जाएगी। फिर चौथा एप्पल खाया मैंने, ये टोटल यूटिलिटी कितनी हुई 50 और मेरे को मार्जिनल कितनी मिली एक्स्ट्रा 5, 5 यूनिट में 50 मिली और मेरा मार्जिनल यूटिलिटी है 0, यानी मुझे 5 एप्पल ही पसंद, यानी एक टाइम में मैं 5 एप्पल खा पाया। इसका मीनिंग क्या हुआ, मेरा पेट एकदम फुल, अब उसके बाद मैं नहीं खा पाऊंगा। जैसे पानी का गिलास ले लो आप, एक पियोगे प्यास पूरी बुझ जाएगी, दूसरा पियोगे प्यास तो बुझ गई हमारी पहली पर ठीक है थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलेगा हमारे को, पर जो पहले गिलास में था वो सेटिस्फेक्शन दूसरे गिलास में नहीं मिलेगा। यानी जैसे जैसे हम किसी चीज़ को यूज़ करते जाएंगे ज़्यादा, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल धीरे धीरे डाउन होने लग जाएगा, वो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है। ये डायग्राम में ही है, ये ऊपर जो जा रहा है वो TU है टोटल यूटिलिटी, और जो नीचे एकदम जा रही है वो है मार्जिनल यूटिलिटी। यानी जहाँ मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी वहाँ TU था मैक्सिमम, यानी 5 यूनिट पे ये 0 है और ये क्या है मैक्सिमम। ये TU और MU का जो रिलेशनशिप है वो भी हमारा एक क्वेश्चन है, वो भी इसके थ्रू हो सकता है। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी है और पहले हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पढ़ चुके हैं। अब डिपेंडेबिलिटी क्या है, फैक्टर की डिमांड किससे होगी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से, यानी वो कितना प्रोडक्शन दे पा रहा है, उसकी एक एक्स्ट्रा यूनिट में लगा रहा हूँ तो उससे मेरे को कितना प्रोडक्शन हो सकता है। अब मैं खुद बिजनेसमैन हूँ, मैं तो ये देखूंगा ना कि कितना मेरे को प्रोडक्शन हो रहा है एक एक्स्ट्रा यूनिट लगाने से। एक एक्स्ट्रा यूनिट लगाने से मेरे को कोई प्रोडक्शन ही नहीं मिल रहा, जैसे यहाँ है 11वीं यूनिट जैसी मैं लगा रहा हूँ मेरे को कोई प्रोडक्शन मिल ही नहीं रहा, तो मैं क्यों लगाऊंगा 11वीं यूनिट, यानी 10 यूनिट तक ही मेरे को प्रोडक्शन रखना है। तो ये मेरा क्या है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी तक ही मैं डिमांड करूंगा फैक्टर की, यानी 10 लेबर की ही मैं डिमांड करूंगा, 11वें की मैं डिमांड नहीं करूंगा। और सेम कमोडिटीज में क्या होता है, कमोडिटीज में डिपेंड किस पे करता है मार्जिनल यूटिलिटी पे, यानी मैं 5 ही एप्पल खा पाऊंगा, छठे की मैं क्या डिमांड नहीं करूंगा, यानी मेरी डिमांड कितनी है 5 एप्पल की, और छठे एप्पल की मैं डिमांड नहीं करूंगा, क्यों, मेरा पेट फुल हो गया, उसके एक्स्ट्रा मैं खा ही नहीं सकता। ये तो था हमारा डिफरेंसेस था डिमांड के अंदर इन दोनों के बीच में। अब सप्लाई में क्या डिफरेंसेस है, किसके, फैक्टर की सप्लाई में और कमोडिटीज की सप्लाई में। फैक्टर की सप्लाई में और कमोडिटी की सप्लाई में डिफरेंस है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो हमारा पहला है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जब कमोडिटीज कोई भी प्रोडक्ट हम मार्केट में बेच रहे हैं तो हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हैं, उसके अंदर प्रॉफिट ऐड करते हैं, देन हमें सेल्स प्राइस मिलता है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर ही कमोडिटी की सप्लाई डिपेंड होती है कि उसकी कॉस्ट कितनी लग रही है। अगर उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा होगी तो सप्लाई हम क्या कर देंगे, उसकी कम कर देंगे, कम सप्लाई करेंगे, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा आ रही है। तो ये किस पे डिपेंड कर रही है इसकी सप्लाई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। लेकिन फैक्टर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लैंड की क्या है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कुछ नहीं है। सेम ऐसे ही क्या है, लेबर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, कुछ नहीं, हम एस्टिमेट नहीं कर सकते इसके अंदर, लेकिन कमोडिटीज में हम एस्टिमेट कर सकते हैं। मॉडर्न इकोनॉमिक्स ने क्या बोला था, सप्लाई ऑफ फैक्टर की सप्लाई डिपेंड करती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर। फैक्टर की सप्लाई किसके ऊपर डिपेंड करती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है वो आगे बताएंगे। दूसरा है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। प्राइस एंड सप्लाई का रिलेशनशिप पॉजिटिव रहता है हमेशा, यानी जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा
सप्लाई भी बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा। लेकिन प्राइस एंड सप्लाई ऑफ फैक्टर के अंदर कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। प्राइस एंड सप्लाई ऑफ फैक्टर के ऊपर कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, जबकि सप्लाई ऑफ कमोडिटीज एंड प्राइस, जो प्रोडक्ट का प्राइस है उसके बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। इन सभी का जो रीज़न है उसके कारण हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, फैक्टर प्राइसिंग की ज़रूरत पड़ती है। यानी हम कमोडिटीज जो प्रोडक्ट प्राइसिंग थ्योरी है उसके थ्रू हम फैक्टर प्राइसिंग के प्राइस डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसीलिए हमें फैक्टर प्राइसिंग की थ्योरी की हमें ज़रूरत है। ये हमारा इसकी नीड और मीनिंग हो चुका है। लास्ट में एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी, उसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है कि कोई भी दो मेरे पास प्रपोजल है, दो प्रपोजल मेरे पास है, उन दोनों प्रपोजल में से मेरे को कोई एक प्रपोजल ही सिलेक्ट करना है। कोई एक प्रपोजल जैसे ही मैं सिलेक्ट करूंगा तो जो दूसरा प्रपोजल है उससे जो मेरे को प्रॉफिट होने वाला था वो क्या करना पड़ेगा, मेरे को भूलना पड़ेगा उसको, यानी वो एक हिसाब से खत्म हो जाएगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द प्रॉफिट लॉस्ट व्हेन वन अल्टरनेटिव इज सिलेक्टेड ओवर अनदर। एग्जाम्पल के थ्रू अपने करें तो जैसे मेरे पास 1 लाख रुपए, मैं उसको किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर देता हूँ और मेरे को मान लो वहाँ से 5% रिटर्न है, ठीक है, मेरे को यानी 5% रिटर्न है, मतलब 5,000 रुपये मेरे को प्रॉफिट हुआ उससे। लेकिन अगर वही मैं 1 लाख रुपए कहीं और इन्वेस्ट करता, बैंक में FD करवा देता या किसी को लोन दे देता, तो मेरे को कितना रिटर्न मिलता, 7% का, 7% का मेरे को इंटरेस्ट मिलता। अब इसमें मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, 2%। कैसे, 5% तो मेरे को मिल गया, लेकिन मेरे को कितने मिल सकते थे, 7%, तो 2% का मेरे को क्या हुआ, लॉस हुआ। तो ये क्या हुई, मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई। दूसरे तरीके से अपने ये देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे आप वीडियो देख ही रहे हो, अपने वीडियो के लास्ट स्टेप पे आ चुके हैं। मान लो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया। अब आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, अगर आपने ये वीडियो देखा होगा और आपने कहीं और इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को नहीं पढ़ा होगा, तो आपका ये क्या होगा, अगर वीडियो देखा होगा तो आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिख दोगे तो 2 नंबर आपको मिल गए। लेकिन जिस स्टूडेंट ने वीडियो नहीं देखा होगा और एग्ज़ाम पढ़ा भी नहीं होगा उसने बुक में, तो एग्ज़ाम में उसको कितने का लॉस हो गया, 2 नंबर का लॉस होगा। तो ये क्या हुई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई टाइम की। यानी कि 15 मिनट की या 20 मिनट की अपनी जो ये वीडियो है, अगर वो ये देख ले तो उससे 2 नंबर, या फिर अपना पूरा का जो अपने ने आज पढ़ा है फैक्टर प्राइसिंग का मीनिंग और उसकी उस थ्योरी की नीड हमें क्यों, वही क्वेश्चन आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी। जो उसके नंबर उसको नहीं मिलेंगे वो क्या होगी, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो स्टूडेंट ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर कुछ क्यूरी हो तो मुझे मैसेज कर देना, अपने ग्रुप में डाल देना कि कौन सा इसके अंदर टॉपिक समझ में नहीं आया, वो हम दोबारा आपको करवा देंगे, या पर्सनल में मैसेज करके आपको समझा दूँगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे।